यह बड़ी मस्त सीरीज है और इसके ऑलरेडी 5 सीजन भी आ चुके हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसे भी निपटा दिया जाए। तो अभी के लिए इस वीडियो में हमने 2 सीजन कंबाइन कर दिए हैं। अगर इस पर अच्छा सपोर्ट आता है तो हम इसके बाकी सीजन भी जल्दी ले आएंगे, बस बाकी सब आप पर डिपेंड करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर मूफैन से मिलाया जाता है, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। वैसे वो जिस स्कूल में है वहाँ उन्हें मैजिक के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है और अब 3rd ईयर को कंप्लीट करने के बाद वो मैजिकल एकेडमी के लिए क्वालिफाइड था, पर उसने इतने मार्क्स नहीं मिले थे कि वो उस जगह पर एडमिशन ले सके। वैसे वही हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो मूफैन से बिल्कुल उल्टा है। वो अभी अपनी क्लास में बहुत फेमस है और साथ ही वो एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है जो स्पेशली अपनी आइस पावर के लिए जानी जाती है। वैसे इस लड़के का नाम मूबाई था, वो भी मू फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे यहाँ एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आने के बाद जब मूफैन बाहर आ रहा था तो वो वहाँ अपने फादर से मिलता है। अभी उसके फादर उसे अच्छा लगे इसलिए उससे कह रहे थे कि अगर वो मैजिक ना सीखना चाहे तो ये जरूरी नहीं है, वो चाहे तो नौकरी भी कर सकता है। लेकिन मूफैन उनसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं मैजिक ही सीखूंगा और यहाँ का नंबर 1 मैजिशियन बनूंगा। तो अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके फादर मान जाते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे वहाँ जाने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बस तुम अपना पूरा दिल लगाकर मेहनत करना। इसके बाद जब मूफैन अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था तब रास्ते में उसे अपने फादर की आवाज आती है। वहाँ देखते हैं कि उसके फादर उनके बॉस से मूफैन को मैजिक एकेडमी में भेजने के लिए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन उनका बॉस बुरा था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये सीन बहुत ही साल पहले का था क्योंकि इसमें मूफैन बहुत छोटा था। दरअसल बचपन में उस बॉस की लड़की और मूफैन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर जब उस लड़की को अपनी फैमिली की कुछ हरकत पसंद नहीं आती तो वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है और इस चीज में वो मूफैन की हेल्प मांगती है, लेकिन एंड में वो पकड़े जाते हैं और अब इस चीज की सजा मूफैन के फादर को मिलती है। और फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बॉस मूफैन के फादर से कहते हैं कि वहाँ मूफैन को उस एकेडमी में जाने में मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना घर अपने बॉस को देना होगा। इस पर वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद अब सीन मूफैन के घर पर आता है। मूफैन के फादर उसे बताते हैं कि उसके एकेडमी जाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन अब वो उसे अपने घर वाली बात नहीं बताते। वो बस कह देते हैं कि मूफैन के वहाँ एकेडमी जाने के बाद वो भी काम में बिजी रहेंगे, इसलिए वो इस घर को रेंट पर दे देंगे। लेकिन अभी मूफैन को तो सच पहले से पता था। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट उस मैजिक एकेडमी में पहुंच चुके थे और आज पहला ही दिन था उनका एलिमेंट टेस्ट किया जाना था। दरअसल हर मैजिशियन के पास एक एलिमेंट की पावर होती है। ये एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, कोई भी अपनी मर्जी से एलिमेंट नहीं चुन सकता बल्कि खुद एलिमेंट ही उन्हें चुनते हैं। वैसे अभी एलिमेंट में लाइटनिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर होता है। अब क्लास में उनके टीचर उन्हें एक बैज देते हैं जिसमें कुछ स्टार्स बने थे। ये स्टार मैजिशियन के एलिमेंट के करंट लेवल को दर्शाते हैं। अब इसके बाद उनके एलिमेंट चेक होने थे तो अब ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब कि विंड एलिमेंट, अगर रेड कलर आया तो फायर एलिमेंट, ब्लू मतलब आइस और पर्पल मतलब लाइटनिंग होगा। अभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट मूफैन पर हंस रहे थे, साथ ही वो मूफैन का मजाक उड़ा रहे थे। हमें पता है कि मूफैन पहले ही एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए वे कहते हैं कि मूफैन तुम चौंकना मत अगर तुम्हें कोई भी पावर ना मिले तो। लेकिन मूफैन उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एलिमेंट टेस्ट के लिए सबसे पहले मूबाई वहाँ आता है और स्टोन पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद उसकी पावर हमें आइस एट्रीब्यूट की पता चलती है। लेकिन यहाँ कोई भी शौक की बात नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली में हर किसी के पास एलिमेंट आइस ही है। लेकिन यहाँ उसके बैच पर 1 स्टार भी बन चुका है, जबकि आगे आने वाले सभी किसी के पास भी स्टार्स नहीं आए थे। अब लास्ट में मूफैन की बारी आती है पर वो सभी स्टूडेंट फिर से उस पर हंसने लगते हैं। वैसे अब यहाँ मूफैन उन स्टोन पर हाथ रखता है, लेकिन उनमें से कोई भी पावर नहीं आ रही थी। टीचर उसे अपनी पावर ढूंढने का तरीका बताते हैं, जिसे जानकर वो फिर से एक बार अपनी पूरी कोशिश करता है। तभी बाजू की क्लास से पर्पल लाइट आती हुई दिखती है, जिसका मतलब उस क्लास में किसी को लाइटनिंग एलिमेंट मिला है। अब मूफैन क्लास में अकेला था क्योंकि वो सब तो बाजू वाली क्लास में चले गए थे उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले लड़के को देखने के लिए। अब यह मूफैन आंखें बंद कर अपने एलिमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे पर्पल लाइट दिखाई देती है, मगर साथ ही वो अचानक से रेड हो जाती है। इसका मतलब साफ साफ था कि उसे एक नहीं बल्कि 2 एबिलिटी मिल चुकी है और दोनों ही एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर है। अब जब बाकी स्टूडेंट क्लास में आते हैं तो उन्हें फायर एलिमेंट का पता चलता है, लेकिन वो इसमें भी बहुत शॉक थे क्योंकि लाइटनिंग के बाद फायर भी सेकंड रेयर एलिमेंट है और हमारे हीरो को तो 2 एलिमेंट मिल चुके थे। इस कारण से उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, पर वो इस चीज के बारे में किसी को बताता नहीं। अब 2 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद टीचर से उन सभी को पता चलता है कि ये एलिमेंट पावर्स भी 7 स्टार्स में डिवाइड है, मतलब कि एक स्टार पाथ नाम से टेक्निक है जिसमें उन्हें खुद प्रैक्टिस कर अपने स्टार्स को बढ़ाना होता है। साथ ही जब किसी के 7 स्टार पूरे हो जाएंगे तो वो अपने एलिमेंट को अवेक कर लेगा और अपनी करंट पावर से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा।
जाएगा। अब जब मुंबई के स्टार्स चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ ऑलरेडी 5 स्टार तक पहुंच चुका है, जबकि पूरी क्लास में किसी के भी इतने स्टार्स नहीं थे और मूफेन का तो बस एक ही स्टार था। इस वजह से उसे एक बार फिर से सबकी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन इसका कारण कुछ भी हो सकता है। वैसे वो किसी को ये नहीं बताता है, दरअसल वो भी अपनी लाइटनिंग एलिमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा था। इस कारण से वो अभी तक सिर्फ एक स्टार तक पहुंच पाया है। वैसे अभी करंट टाइम में उसके लाइटनिंग एलिमेंट में ऑलरेडी 6 स्टार्स हो चुके हैं, जो कि मुंबई से ज्यादा है। अब इसके बाद हमारा हीरो ऐसे पार्क में आया था, वहाँ उसे उसकी बहन मिलती है। दरअसल वो चल नहीं सकती, इस कारण से वो व्हील चेयर यूज करती है, लेकिन अभी उसके पास उसकी व्हील चेयर नहीं है। अब पूछने पर मूफेन को पता चलता है कि ये काम पास ही बैठे हुए कुछ सड़क छाप गुंडे का था। अब पहले तो मूफेन उन्हें प्यार से समझाता है कि देखो भाई, व्हील चेयर वापस कर दो और चलते बनो, लेकिन वो लोग प्यार से मानने की जगह मूफेन को ही धमकाने लगते हैं। अब इसके बाद मूफेन को गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसका 7 स्टार भी अनलॉक हो चुका था। इससे उसके 7 स्टार कंप्लीट हो चुके थे और उसकी पावर का सैंपल से अब वो गुंडे भी माफी मांगने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में मूफेन के फादर के बॉस को देखते हैं, जो कि इस वक्त मुंबई से मूफेन के करंट स्टार्टर्स को पूछ रहे थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि अभी तो बस एक ही स्टार्टर है, साथ ही वो क्लास में सबसे बड़ा लूजर है। इसके बाद अब वो दोनों मिलकर मूफेन को क्लास से निकलवाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल कुछ दिन बाद उनकी एक एग्जाम होनी है, जिसमें टॉप पर आने से कुछ स्टूडेंट को इलाइट क्लास में स्टडी करने का मौका मिल सकता है। तो अब वो वहाँ प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ के ब्लैक मैजिक स्टोन का यूज करेंगे। दरअसल ये ब्लैक मैजिक स्टोन का एक खास तरह का स्टोन है, जो कि एक हद तक किसी भी एलिमेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब दूसरी तरफ मूफेन पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनने में लगा हुआ था, साथ ही अब वो फायर एलिमेंट पर स्पेशल ध्यान दे रहा था। वो अभी अपने स्टार पर भी फोकस कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसे दोनों एलिमेंट्स को बराबर रखकर आगे बढ़ना होगा। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, वो एग्जाम का दिन आ जाता है। अभी सभी स्टूडेंट को अचानक से बताया जाता है कि आज उनका टेस्ट है। वो इस एग्जाम से ये पता लगाना चाहते हैं कि अभी इतने दिन में आखिर स्टूडेंट्स ने खुद को कितना काबिल बनाया है। तो अब सभी स्टूडेंट्स ने लाइन बना ली थी, जिसके बाद एक एक करके उन्हें ऊपर रखी हुई एक बॉल पर हाथ रखना था, जिसके बाद वो बॉल खुद ही उनकी पावर बता देगी। अब इसके बाद वो सबसे पहले एक पूरी एकेडमी की सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट मोर्निंग जू को बुलाया जाता है। अब वो स्टोन को टच कर अपनी आइस पावर रिलीज करती है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी लेवल से बहुत ऊपर थी। अब इसके बाद मुंबई की बारी आती है और उसकी पावर एस ग्रेड पर थी। वैसे ये ग्रेड लास्ट ग्रेड होता है हर क्लास की रैंकिंग के हिसाब से। तो अब मूफेन की बारी आती है, साथ ही अब बॉस ने एग्जामिनर से उस बॉल के नीचे वहाँ ब्लैक मैजिक स्टोन रखवा देने का बोल दिया था। जिसके बाद जब मूफेन अपनी पावर उसका यूज करता है तो उसे सिर्फ बी ग्रेड मिलता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वो स्टोन एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन अब देखकर मूफेन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी ताकत का पूरा भरोसा था। तो अब वो एक बार फिर से अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो ब्लैक मैजिक स्टोन भी उसे सहन नहीं कर पाता और ब्लैक और ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही तभी मूफेन की टीचर उस बॉल को नोटिस करती है, उस बॉल में कुछ गड़बड़ है। वहाँ उसे चेंज कर मूफेन से एक बार फिर से ट्राई करने से कहती है। अब इसके बाद बॉल चेंज होती है और मूफेन एक बार फिर से उस पर अपनी एनर्जी डालता है और फिर सब लोगों को उसकी असली पावर पता चलती है। वो अपनी आंखों से ट्रू फायर को देखते हैं। साथ ही अब इसके बाद मूफेन अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का बन जाता है। इसके बाद मूफेन के दोस्त बहुत खुश होते हैं, साथ ही जो उसे परेशान करते थे वो उसे देखकर बहुत शॉक होते हैं। अब इसके बाद मूव फैमिली के लीडर सामने आते हैं और मूफेन को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक उसकी फैमिली के साथ हमारी जो भी बात हुई है उसे हम बाजू में रखते हैं और मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के साथ काम करो। लेकिन मूफेन उनका ये ऑफर नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए बुलाना आसान है पर मैं उस चीज को कैसे बुला सकता हूँ जो मेरे फादर ने जे लिए। अब वो गुस्से में थोड़ा आगे निकलते जा रहा था, इसलिए प्रिंसिपल उसे रोकते हैं और शांत होने को और लीडर से माफी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन मूफेन माफी मांगने से भी मना कर देता है। वो कहता है कि माफी क्यों मांगू, सारी गलती तो मूव फैमिली की है। अब मूफेन की बातों से गुस्सा होकर लीडर उसे इस एकेडमी से निकालने की बात करते हैं, मगर अब इस पर उस एकेडमी के प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मूफेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे इस एकेडमी से निकाला जा सके। लेकिन अब वहीं खड़ी हुई मुंबई हमारे हीरो मूफेन को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज देता है। इसमें मूव फैमिली के लीडर मूफेन से लड़ने के लिए अपने बेटे मुआंग को चुनते हैं। साथ ही अब मूफेन भी ज्यादा कुछ सोचे बगैर सीधा हाँ कर देता है। लेकिन ये मैच 2 साल बाद होगा, क्योंकि प्रिंसिपल इस फाइट को अभी कराने के लिए साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह ये थी कि मुआंग बहुत पावरफुल है जबकि मूफेन उसके मुकाबले अभी बहुत वीक है। तो अब इस सब के बाद अब अगला सेमेस्टर चालू होता है। अभी सभी स्टूडेंट्स इलाइट क्लास में आ चुके थे। दरअसल सिर्फ टॉप स्टूडेंट को ही ये
यहाँ पर ज्वाइन होने मिलता है। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मैजिक इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेंगे, लेकिन ये क्लास में सिर्फ टॉप 4 स्टूडेंट को ही दिए जा सकते हैं और वो सभी इसे सिर्फ 1 महीने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मू फैन को ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही मिलेंगे। इसका कारण ये है कि मू फैन ने मू के लीडर से बहुत बदतमीजी से बात की थी, मगर रात के टाइम वो मू फैन को बताती है कि उसके पास जो लॉकेट है वो एक खास इक्विपमेंट है। वैसे ही लॉकेट मू फैन को एक दिन एक ओल्ड मैन ने दिया था और कहा था कि उसे हमेशा पहन कर रखना। दरअसल ये खास तरह का इक्विपमेंट है, ये किसी भी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी टीचर उसे बताती है कि जितना स्पिरिट एब्जॉर्ब करेगा उतनी इसकी और ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी। अब अगले दिन उन्हें एक मिलिट्री कैंप के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर आर्मी कमांडर उन्हें एक हंटिंग प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। दरअसल इसमें उन्हें बहुत से टास्क पूरे करने थे। अब ऐसे ही वो टास्क पूरा कर रहे थे तभी उन्हें एक कीव दिखाई देती है जिसमें एक वन आई वुल्फ मॉन्स्टर रहता है। बस वैसे तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन कमांडर टीचर को बताते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बीस्ट अंडर कंट्रोल है। दरअसल उसे बस स्टूडेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए वहाँ छोड़ा गया है। तो अब ऐसा ही होता है, यहाँ जैसे ही वो सब मॉन्स्टर को देखते हैं तो मुंबई सबसे पहले उस पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके अटैक इतने पावरफुल नहीं थे। अब इसके बाद उन्हें की क्लास की एक लड़की उस बीस्ट से लड़ने का ट्राई करती है, लेकिन मू फैन उसे केव से बाहर ले आता है। मगर इसके बाद खुद को साबित करने के लिए वो लड़की एक बार फिर से उस केव में आती है, मगर उसकी फायर पावर इतनी नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए। इस कारण से वहाँ अब वो मॉन्स्टर उसे चोट पहुंचाने ही वाला था, लेकिन तभी वो दूसरी क्लास का लाइटनिंग एलिमेंट वाला लड़का आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। साथ ही अब मुंबई भी फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो इस बार भी उस मॉन्स्टर को कोई चोट नहीं पहुंचा पाता, इसलिए मू फैन को ही आगे आना पड़ता है। अब आगे आते ही वो तुरंत अपनी स्टार पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब वो अपनी फायर बॉल उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। साथ ही ज्यादा पावर होने की वजह से उसने अपना इनिशियल लेवल हासिल कर लिया था। साथ ही अब ये चीज देखकर टीचर और वो आर्मी कमांडर बहुत खुश थे, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि इससे वो स्टूडेंट पावरफुल बने। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो वुल्फ अब कंट्रोल में नहीं है। वैसे बहुत ज्यादा डेंजरस बात है, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स में इतनी पावर नहीं कि वो उस मॉन्स्टर्स को हरा पाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को चोट ना लगे, इसके लिए मू फैन और उसका सबसे दोस्त जैंग जाओ दोनों ही उस गुफा के अंदर जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करे। अब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। इसके बाद अब अंदर जब वो मॉन्स्टर मू फैन पर अटैक करने वाला था, तभी जैंग सामने आकर मू फैन को बचा लेता है। मगर इस चीज से मू फैन को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर से उस वुल्फ को खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि वुल्फ मॉन्स्टर में से एक स्पिरिट निकलती है और सीधा मू फैन की उस लॉकेट में चली जाती है, जिसके बाद उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वहाँ कमांडर आते हैं और उस वुल्फ को देख बहुत शॉक होते हैं। इसके बाद उसकी बहुत तारीफ होती है, मगर उसे उस तारीफ से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अभी उसकी फायर पावर तो अच्छे लेवल पर पहुंच गई है, मगर अब उसे लाइटनिंग पावर पर ध्यान देना होगा। इसके लिए उसे आइडिया आता है कि वो क्यों ना वो हंटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर ले। दरअसल ये हंटर ग्रुप का काम शहर के सभी मॉन्स्टर्स को बचाना होता है, तो इसके लिए वो इस जगह आ जाता है जहाँ वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अब उसे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, तो अब वो एक आदमी से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो जो लाइन लगी है वो उसी के लिए लगी है, लेकिन वहाँ ज्वाइन होना बहुत मुश्किल है। अब मू फैन उससे पूछता है कि क्या लाइटनिंग एलिमेंट वाले के लिए भी? तो अभी सुनकर वो आदमी थोड़ा हंसने लगता है। उसे यकीन नहीं था कि मू फैन के पास लाइटनिंग एलिमेंट होगा। अब वो मू फैन को बताता है कि अगर तुम्हारे पास सच में लाइटनिंग एलिमेंट है, तुम जाते ही ज्वाइन हो सकते हो। अब इसके बाद मू फैन भी लाइन में लग जाता है। अब जब मू फैन की बारी आती है तो उसे इस फील्ड का एक्सपीरियंस पूछा जाता है, साथ ही उससे हंटर लाइसेंस भी मांगा जाता है, लेकिन मू फैन के पास ये सब नहीं था, इसलिए वो लोग उसे वापस जाने को कहते हैं। मगर अब मू फैन उन्हें अपना लाइटनिंग एलिमेंट का स्टार पाथ दिखाता है और अब सीधा ही उसे एंट्री मिल जाती है, क्योंकि उस ग्रुप के लीडर को पहले से लाइटनिंग एलिमेंट का कोई हंटर चाहिए था। साथ ही मू फैन के आने से पहले वो इस चीज पर भी सोच विचार कर रहे थे। अब मू फैन के ज्वाइन होते ही उन्हें एक मिशन मिलता है। अब ये थोड़ा खतरनाक था, इसलिए वो मू फैन से मिशन पर ना जाने को कहता है, लेकिन मू फैन को जाना था, इसलिए अब वो सीधा ही उस स्कूल की तरफ चले जाते हैं जहाँ एक बीस्ट ने अटैक किया था और इसी को पकड़ना उनका मिशन है। तो इसके बाद अब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मू फैन को पता चलता है कि ये उसकी बहन का ही स्कूल है। अब वो तुरंत ही वो अपनी बहन को फोन लगाता है, पर लकीली पता चलता है कि उसकी बहन ठीक है। इसके बाद उन लोगों को क्लास में वो मोस्ट मिलता है। तब मू फैन को पता चलता है कि उस ग्रुप को पूरी सिटी का सबसे बेस्ट ग्रुप क्यों कहा जाता है। अब इसके बाद फाइट के दौरान वो मोस्टर उन्हीं की टीम की एक लड़की पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी मू फैन अपनी लाइटनिंग पावर से उसे बचा लेता है। इसके बाद अब वो बीस्ट मारा जाता है। साथ ही इस बार भी पिछली बार की तरह वो स्पिरिट निकल कर आती है और सीधा ही उस लॉकेट में चली जाती है। वैसे उस लड़की की जान बचाने के लिए भी मू फैन की तारीफ होती है, साथ ही
कि अब वो उन सभी लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल सकता था। वो उसके ग्रुप के रियल मेंबर की तरह भी फेमस होने लगा था। पर अब एक दिन स्कूल में वही लड़की जिसकी जान मूफैन ने हंटिंग प्रोग्राम के बीच बचाई थी, वो वहाँ आती है और मूफैन से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए क्या हम रात को मिल सकते हैं। अभी सुनकर मूफैन को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसके घर के पास जो स्कूल है वहाँ उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो चाहती है कि वो उस जगह पर थोड़ी छानबीन करे, इसलिए उसकी क्लास के सबसे पावरफुल स्टूडेंट की जरूरत है। तो अब रात को जब वो मिलती है तो पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ मूफैन पहले भी आ चुका है। दरअसल यहाँ दो मॉन्स्टर थे, लेकिन एक पकड़ा गया और दूसरे के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। इसके बाद जब वो उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। साथ ही वो लड़की तुरंत ही पुलिस को फोन लगा देती है, मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उस आवाज से उस मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया था। अब वो मॉन्स्टर सीधा उन्हीं के पीछे पड़ जाता है, लेकिन अब किसी तरह से मूफैन उस लड़की की जान बचा लेता है। मगर अब वो वहीं उस बीस्ट के सामने था, पर अब वहाँ हंटर ग्रुप भी आ गया था। यहाँ हम काई टैंग नाम की उस हंटर को देखते हैं। दरअसल ये भी मूव फैमिली की एक आइस मैजिशियन है। वो तुरंत ही उस वुल्फ को फ्रीज कर मूफैन को बचा लेती है। साथ ही अब मूफैन को पहचान गई थी कि इसी की फाइट मुआंग से होगी। अब इसके बाद बाकी हंटर भी आ गए थे। अब उन्हें मूफैन की फाइट लाइटिंग पावर की जरूरत थी, जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर सके। अब मूफैन भी वहाँ फैन मूव बनकर आ गया था, मगर जब वो उस वुल्फ पर अपनी लाइटनिंग का यूज करता है तो उससे वो वुल्फ पैरालाइज होने की जगह जनरल क्लास में और पहुंच जाती है। दरअसल जनरल क्लास में पहुंचने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, यहाँ तक कि लोगों से उससे फाइट करने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। कुछ ही देर में वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसलिए अब उसका यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। लेकिन ग्रुप लीडर इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो सब यहाँ से चले गए तो वो मासूम शहर वालों का क्या होगा जो कि उन्हीं के भरोसे हैं। अब इसके बाद वो सभी एक बार फिर से उस मॉन्स्टर से लड़ने लगे थे। साथ ही अब मूफैन ने मॉन्स्टर्स को अपनी लाइटनिंग केस के अंदर बंद कर लिया था, लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर की पावर उन सभी से ज्यादा थी। इस कारण से वो स्टेज में भी मूव कर पा रहा था, मगर सही वक्त पर वहाँ मिस्टर यांग आ जाते हैं। दरअसल ये आदमी पूरी एशिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन है। अब आते ही उन्होंने इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। साथ ही वो मूफैन की तारीफ भी करते हैं क्योंकि आज उसने इस फाइट में बहुत हिम्मत दिखाई थी। साथ ही अब मूफैन का लॉकेट इस मॉन्स्टर की भी स्प्लिट अब्सॉर्ब कर लेता है, मगर इस बार वो ग्लो करने लगा था। दरअसल उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया था, इस कारण से अब उसमें बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मूफैन और मूवांग की फाइट के एक दिन पहले। यहाँ उस स्कूल के प्रिंसिपल मूफैन को बुलाकर उसे थोड़ी मोटिवेशन दे रहे थे, लेकिन मूफैन अपनी फाइट को लेकर थोड़ी सी भी चिंता में नहीं था। मगर प्रिंसिपल उसे इस फाइट में जीतने वाले का इनाम बताते हैं, जो कि थी स्केर्ड स्प्रिंग में ट्रेनिंग का मौका। दरअसल ये स्केर्ड स्प्रिंग एक ऐसी जगह है जहाँ मैजिशियन अपनी पावर को बहुत हाई लेवल तक लेकर जाते हैं, जैसे कि हमने अपनी वो वाटर मैजिशियन मिस्टर यांग को देखा था, सेम उसी तरह। अब ये सब जानने के बाद मूफैन पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार था। अब उसी रात वो अपने बचपन की दोस्त से मिलता है, जो कि उससे कहते हैं कि वो उसे पिटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मूफैन अभी कहीं भाग जाए या फिर इस फाइट में जाए ना। लेकिन मूफैन उसे समझाता है कि भागने की जरूरत नहीं, बल्कि मुआंग को पड़ेगी, क्योंकि वो कल हर उस चीज का बदला लेगा जो कि अभी तक उसके फादर ने झेली है। अब अगले दिन वो उस जगह पर जाते हैं, वहाँ उसे सिटी के सभी इम्पोर्टेंट पर्सन मिलते हैं, जैसे वो मिलिट्री कमांडर, उसके ग्रुप लीडर और मेंबर्स, साथ ही उसके दोस्त भी। अब उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी और ये सब लाइव सभी लोग एक रूम में देख रहे थे, जहाँ मूफैन के फादर भी थे। इसके बाद अब फाइट स्टार्ट होती है। फाइट के दौरान वह दोनों ही अपनी पावर दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि मूव फैमिली से बिलोंग करता है और मूव फैमिली उस सिटी में सबसे ज्यादा अमीर है, इस कारण से उसके पास कई सारे इक्विपमेंट्स थे, जिनकी वजह से उनकी स्पीड मूफैन के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए अब मूफैन को उसे हराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद अब मूवांग और मूफैन की तरफ आइस स्टॉर्म अटैक करता है, लेकिन इसी बीच मूफैन अपनी ट्रेनिंग याद करता है, जो कि उसने अभी तक हंटर ग्रुप के साथ की है। इसके साथ अभी उसके पास अपने लॉकेट की स्पेल पावर भी थी। अब वही अपने फायर एलिमेंट के स्टार पाथ के 7th स्टार को टच करने की कोशिश करता है और अब पूरी तरह से वो कामयाब भी हो जाता है। तो उसकी स्ट्रेंथ लेवल स्टार पाथ के ट्रू फायर सामने दिखाई देती है। इसके बाद वह अपने आसपास फायर बॉल बना लेता है, जिसकी वजह से उस स्टॉर्म का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पैदा हो रहा था। अब इसके बाद मूफैन अपना बहुत ही पावरफुल फायर अटैक मूवांग की तरफ करता है। अब वैसे तो इससे उसे बहुत चोट पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा था। इसका कारण उसका आइस बॉडी आर्मर है। ये उसकी फैमिली का स्पेशल बॉडी आर्मर है। मगर मूव फैमिली को ये देखकर बहुत शॉक थे कि मूवांग ने इतने पावरफुल आर्मर को मूफैन जैसे वीक पर यूज क्यों किया। लेकिन अब वहाँ बैठे हुए कुछ लोग फाइट बहुत ही अनफेयर मान रहे थे। यहाँ तक कि आर्मी के कमांडर उठ के आते हैं और कहते हैं कि मूफैन, अगर तुम चाहो तो ये फाइट यहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये फाइट बहुत ही अनफेयर है।
लेकिन तभी मुआंग कहता है कि मुझे ये आर्मर मेरे फादर ने दिया है, इसलिए ये फाइट बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। मगर मुफैन चाहे तो अभी भी अपने फादर की दी हुई चीज यूज कर सकता है। मगर अब इसके बाद मुफैन का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें तो शायद अभी तक कुछ मिला ही नहीं। लेकिन मुफैन अपने फादर के सारे सेक्रीफाइस को जानता था, साथ ही उसे मुआंग की बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मुफैन पहली बार अपनी लाइटिंग पावर सबके सामने शो करता है और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उस एक ही अटैक में मुआंग हार जाता है। अब ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी के पास दो एलिमेंट की पावर हो सकती है, और ना ही उन्होंने मुफैन की जीत एक्सपेक्ट की थी। वैसे यहाँ से सीजन 2 स्टार्ट होता है। तो अब मुफैन लड़ाई में जीत चुका था, जिस चीज से पहले ही सभी लोग बहुत शॉक थे। मगर अब सभी लोगों ने ये मान लिया था कि मुफैन सच में एक काबिल और पावरफुल मैजिशियन है। यहाँ पर मू फैमिली के लीडर अभी अपना प्रॉमिस पूरा करने को तैयार थे। वो मुफैन के फादर से माफी मांगने वाले थे। अब भले ही उनका भाई उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और मुफैन के डैड से माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने मुफैन को 7 दिन स्केट स्प्रिंग में जाकर अपनी पावर को बढ़ाने की परमिशन भी दे दी थी। इसके बाद वो सभी एक होटल में जाकर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर उनके सर उनसे कह रहे थे कि देखो, तुम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वीक होने के बाद भी तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, और इस चीज का सबूत आज हमारे साथ खाना खा रहा है। वैसे साथ ही अभी यहाँ पर मुफैन के दोस्त उससे कह रहे थे कि तुम 7 दिनों के लिए स्केट स्प्रिंग में अपनी पावर बढ़ाने वाले हो, पर जब तुम वहाँ से वापस आओगे तब तुम्हारा मैजिक लेवल क्या पता कितने तक पहुँच चुका होगा, और शायद फिर तो तुम मिड टायर के मैजिक पर भी पहुँच जाओगे। अब उनकी पार्टी एंड होती है। वैसे इस बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी कुछ लोग नकाब पहने हुए आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो इस चीज से बहुत गुस्सा थे कि आखिर मुफैन इस लड़ाई में जीत कैसे गया। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी वो सब बेकार चली गई। अब उनमें से एक आदमी माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करते, बल्कि वो उससे कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी ही है, इसलिए तुम्हें उसकी सजा झेलनी ही होगी। अब 2 दिन बाद हम देखते हैं कि जब ज़ैंग मार्केट में घूम रहा था, तब उसे वहाँ पर मुफैन और उसकी सिस्टर मिलती है। दरअसल मुफैन की सिस्टर का 16th बर्थडे आ रहा है, इसलिए वह उसके लिए गिफ्ट लेने आए थे। मगर अब ज़ैंग मुफैन के पास आकर उसे बताता है कि आज तो तुम्हारा स्केट स्प्रिंग में जाने का दिन है, इसलिए तुम्हें वहाँ के लिए निकलना चाहिए, तुम्हारी सिस्टर को घर मैं छोड़ दूंगा। अब मुफैन उसे थैंक्स कहकर स्केट स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद उसे मिस टैंग मतलब उसकी टीचर और मू फैमिली के लीडर मिलते हैं, जो कि बहुत देर से मुफैन का इंतजार कर रहे थे। अब वो मुफैन को उस बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद मिस टैंग मुफैन को एक खास बुक देती है, जिससे मुफैन मिड टायर का मैजिक यूज करना सीख पाएगा। फिर इसके बाद मुफैन अकेला ही अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे कैप्टन मिलते हैं। कैप्टन उससे कहते हैं कि सच में तुम कमाल हो, हम इतने टाइम से साथ में काम कर रहे थे, मगर फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वैसे अब वहाँ मुफैन ये सब भी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस स्केट स्प्रिंग में कल्टीवेट करना हर मैजिशियन का सपना होता है। वैसे मुफैन के पूछने के बाद कैप्टन बताते हैं कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। दरअसल जो लड़की अभी यहाँ से गई है, उसकी सिस्टर कई दिनों से कहीं गायब है, और वो उसी जगह से गायब हुई थी जहाँ पर उन्होंने वो बड़ा सा रैट पकड़ा था। वो अब जब वो इन्वेस्टिगेशन करने उस गुफा में गई, तो वहाँ पर उन्हें एक खास लिक्विड मिला। तो अब उन्हें शक है कि वो लिक्विड इस स्केट स्प्रिंग से कनेक्ट करता है। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैप्टन का यहाँ पर आना जाना पड़ता है। वैसे अब कैप्टन मुफैन को बेस्ट ऑफ लक करते हैं इस पूरे स्टेट का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनने के लिए, क्योंकि पहले नंबर पे तो कैप्टन ही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वह लड़की लैब में उस खास लिक्विड की चेकिंग कर रही थी। यहाँ से पता चलता है कि वो स्केट स्प्रिंग के वाटर से बहुत मिल रहा है, लेकिन उस दूसरे वाटर की खास बात यह है कि जिस भी एनिमल के पास वह मिलता है, वह एनिमल बहुत ज्यादा गुस्से में ही होता है। इससे साफ पता चलता है कि जिन भी लोगों ने इसको फैलाया कि वो इसे किस तरह से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब इसीलिए वह लड़की उस लिक्विड का नाम वॉयलेट स्प्रिंग वाटर रखती है। यहाँ अब मुफैन स्केट स्प्रिंग के अंदर एंटर करता है, और अब अंदर जाने के बाद वह फटाक से वहीं पर बैठ जाता है। वहाँ उसे उस स्केट स्प्रिंग की शांति भरी एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर अब उसका लॉकेट अचानक से रिएक्ट करने लगा था। अब वहाँ पानी में भी फ्लो बनना चालू हो गया था, जिसे देखकर मुफैन उस लॉकेट से कहता है कि क्या तुम ये सारा पानी पीना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें कल्टीवेशन कर थोड़ी पावर बढ़ानी है। अब वो लॉकेट सच में उसकी बात मान लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुफैन के फादर अभी अपनी गाड़ी लेकर एक डिलीवरी पर गए थे। इसके लिए उन्हें पूरा जंगल पार कर बॉर्डर वाले आर्मी बेस कैंप पर जाना था। अब वहाँ पहुंचकर वहाँ के सोल्जर्स इन्हें कांग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि मुफैन ने इनका नाम रोशन कर दिया है। मगर फिर वो मुफैन के डैड से पूछते कि आखिर आप ये काम क्यों कर रहे हो। मुफैन की जीत के बाद तो आपको पूरी लाइफ ऑलरेडी सेट है, आपको कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं। मगर अब इस पर मुफैन के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं स्टेट का नागरिक हूँ, और जब तक मेरे अंदर स्ट्रेंथ है तब तक मुझे इस स्टेट के लिए काम करना
नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस बारिश का कलर बहुत ही ज्यादा अलग था और सभी लोग ये देखकर डर गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है और क्या ये किसी मुसीबत आने की चेतावनी है। वैसे वहाँ स्केट स्प्रिंग में हम देखते हैं कि अभी कैप्टन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन जाने से पहले वह सो लड़की जिसका नाम लिन है उससे कहते हैं कि तुम मूवफैन का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि स्केट स्प्रिंग में कल्टीवेट करना कोई मामूली और आसान बात नहीं है। अब वापस से आर्मी कैंप की तरफ आने पर हमें पता चलता है कि कुछ सोल्जर्स अभी जंगल में गए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। और इसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे आई वुल्फ मॉन्स्टर अभी सिटी की तरफ अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद यहाँ जंगल में आने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ सभी सोल्जर्स जो कि जंगल की तरफ निकले थे वे अभी अपने आर्मी कैंप की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन बारिश हो जाने के कारण उन्हें रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे वह सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन वो सिग्नल इसके लिए नहीं भेज रहे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उनके सिग्नल्स का पता लगाकर उन पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने ग्रुप के लाइटनिंग मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी सिग्नल भेजने के लिए। अब जब वो ऐसा करने वाले थे तभी उन पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। इस चीज में कुछ सोल्जर्स मारे गए थे और कुछ को तो अपने साथियों से अलग भी होना पड़ा था। अब वो सिग्नल कम्युनिकेशन सिग्नल भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो उनकी लोकेशन का पता चल चुकी थी, इसलिए वो कम्युनिकेशन सिग्नल भेजने का डिसाइड करते हैं। साथ ही उनके सभी लाइट मैजिस मारे जा चुके थे, और ऐसा सिर्फ इस कारण से हुआ था क्योंकि वहाँ सभी मॉन्स्टर्स ने अलग नहीं बल्कि एक साथ उन पर अटैक किया था। यहाँ पर कमांडर कॉन्ग पहले तो डिसाइड करते हैं कि वह जंगल में एक टीम भेजेंगे जो कि बाकी बचे सोल्जर्स को वापस लाएगी, लेकिन उन्हें प्लान कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि अब उन्हें पता था कि कोई भी सोल्जर्स वहाँ पर नहीं बचा है। इसलिए अब वह अलर्ट अलार्म को जारी करते हैं, और यह लेवल 4 का अलार्म था, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि लेवल 4 का अलार्म तभी बजाया जाता है जब सिटी में या तो बहुत बड़ा खतरनाक डिजास्टर फैलने वाला हो या फिर सिटी से बचने के चांस सिर्फ 70% से कम बचे हो। वैसे तो सोल्जर्स लेवल 4 अलार्म स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कमांडर कॉन्ग उन्हें समझाते हैं कि अगर 1 मिनट भी देरी करेंगे तो इसका मतलब 100 सिटीजन्स वहाँ पर मारे जा चुके होंगे। तो अभी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और अब सिटी में पूरी तरह से हड़कंप मच चुका था। दूसरी तरफ स्केट स्प्रिंग के अंदर हम देखते हैं कि अभी मूवफैन अपने स्टार्स को सही से अरेंज कर कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसमें फेल हो जाता है और ये बात समझ जाता है कि भले ही स्केट स्प्रिंग में उसे कल्टीवेट करने का मौका मिल गया हो, लेकिन ये कोई आसान चीज नहीं है। उसे इतनी मेहनत करनी होगी जितनी उसे स्केट स्प्रिंग के बिना करनी पड़ती है, और वह ये सभी समझ गया था कि अब बस स्केट स्प्रिंग में बैठे जाने से वह मिड टायर के मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। वहाँ दूसरी तरफ स्कूल के बाहर हम देखते हैं कि टीचर सभी स्टूडेंट्स को वापस स्कूल में ले जा रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सिटी में पूरी तरह से मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। अब सिटीजन्स पर भी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे, तो वहाँ पर मिड टायर के मैजिक यूजर्स आते हैं और लोगों को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे वहाँ आर्मी कैंप के सभी सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स को सिटी में आने से रोक रहे थे, मगर वहाँ पर अचानक से एक व्हाइट वुल्फ आ जाती है जो कि उन सभी वुल्फ में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। अब इसके बाद अब उन कमांडर को ये बात पता चलती है कि सिटी के अंदर भी कमांडर्स मॉन्स्टर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो अपने कुछ सोल्जर्स सिटी की तरफ भेजते हैं क्योंकि अगर सिटी ही नहीं बची तो बॉर्डर बचाने का क्या फायदा। ये स्प्रिंग के अंदर हम देखते हैं कि अभी मूवफैंग मिस्टैंग के बारे में सोच रहा था। दरअसल उन्होंने मूवफैंग को बताया था कि एक कल्टीवेटर नॉर्मल लेवल से मिड टायर के लेवल तक कैसे पहुंचता, मगर उसके लिए मूवफैंग को 49 स्टार्स को स्टार क्लाउड की तरह अरेंज करना था। साथ ही अभी यहाँ एंटर करने से पहले मिस्टैंग ने मूवफैंग को एक बुक भी दी थी और बताया था कि इस बुक के जरिए वो मिड टायर मैजिक को यूज कर पाएगा, मगर अब यहाँ पर मूवफैंग अचानक से डिस्ट्रैक्ट होने लगा था और असल में ये काम उस स्केट स्प्रिंग का था। अब उस बिल्डिंग के बाहर हम देखते हैं कि अभी मू निंगजू और मू फैमिली के लीडर उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स उन पर भी अटैक कर देते हैं और अब वह दोनों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी, पर तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस वजह से वह दोनों वहाँ से बचकर जाते हैं। अब मूवफैन उन स्टार्स को रीअरेंज करने में अपनी पूरी मेहनत कर रहा था और शायद वह कामयाब भी होने वाला था, लेकिन तभी वो जगह शेक होने लगती है और अचानक से वहाँ पर बहुत सारे जॉइंट रैट आ जाते हैं जिन्हें रोकने की कोशिश कुछ सोल्जर्स कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बहुत सारे थे। मगर सही वक्त पर वहाँ पर वो लड़की लिन आ जाती है। अब लिन और मूवफैन वहाँ स्केट स्प्रिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पर लिन अपने खास सीक्रेट आइटम से उस स्प्रिंग का सभी पानी स्टोर कर लेती है। इसके बाद अब वहाँ दूसरे सीक्रेट रास्ते से उस स्केट स्प्रिंग के बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते लिन मूवफैन को बताते हैं कि सिटी पर बहुत बुरी तरीके से हमला हो चुका है और हम इस वाटर को इसलिए यहाँ से ले जा रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने भी ये साजिश करी है वो ब्लैक वाटर यानी कि उस वॉयलेट वाटर का यूज कर उन सभी मॉन्स्टर्स को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन मॉन्स्टर की
ताकत और ज्यादा बढ़ रही है और वो और ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसके बाद अब वो सीधा ही पहाड़ के रास्ते वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ से मूफैन सिटी की हालत देख पा रहा था। यहाँ पर लिन उसे बताते कि सिटी में लेवल 4 का अलार्म जारी कर दिया गया है। अब इस बात से मूफैन बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब सिटी के अंदर 100 या 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर अटैक कर चुके हैं, जिस पर लिन हाँ करती है। अब मूफैन को अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मूफैन की सिस्टर अपनी व्हील चेयर पर किसी सेफ जगह के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था। तभी एक बड़ा आदमी वहाँ पर आता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब वो उसे एक सेफ जगह पर ले आया था, जहाँ पर और भी कई सारे लोग थे और सभी डरे हुए थे। अब वह आदमी कहता है कि हमें यहाँ से मॉल के बेसमेंट में चलना चाहिए, क्योंकि वो जगह यहाँ से ज्यादा सेफ है और वहाँ का दरवाजा यहाँ से ज्यादा मजबूत है। इस तरफ मूफैन अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकलने लगा था। तभी लिन उसे वहाँ स्केट स्प्रिंग के वाटर वाली बोतल देने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और साथ ही वो बताते हैं कि वो आर्मी के मेंबर इस कारण से सिटी पर अटैक होने के बाद उसे भी सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो इस बोतल को और ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मगर मूफैन को अपनी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो कहता है कि अभी मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, इसलिए मैं इसे नहीं रह सकता। और अब वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगा था। तभी लिन उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिससे अपनी फैमिली की फिक्र है, और भी कई लोग हैं। उन लोगों में भी गार्ड और वह सोल्जर्स भी है जिन्होंने अभी तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। और साथ ही लिन उसे अपनी सिस्टर की भी बात बताती है कि वो भी उसे ढूंढना चाहती है। मगर जब उसे ये खबर मिली तब वो बहुत जरूरी मिशन पर थी, लेकिन फिर भी वो सिटी की प्रोटेक्शन के लिए अपने सारे पर्सनल मैटर्स को दूर रखते हुए अपने काम पर फोकस की। अब मूवमैन उसकी बात समझ जाता है और अपनी फैमिली फोटो से देखकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी फैमिली कहीं भी मिले तो प्लीज उन्हें प्रोटेक्ट करना। और इसके बाद वो उससे स्केट स्प्रिंग की वाटर वाली बोतल लेता है। दूसरी तरफ हम मूफैन के फादर को देखते हैं, जो कि सिटी की तरफ फिर से लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मुंह मिलता है और तब मूफैन के डैड उन्हें लिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि मुंह की गाड़ी खराब है और इस तरह के खतरनाक जंगल में किसी को भी छोड़ना गलत होगा। लेकिन अब गाड़ी में बैठने के बाद मुंह कहते हैं कि हमें स्केट स्प्रिंग की तरफ जाने की बजाय सेफ जोन की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी मूफैन के बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि सबसे पहले अटैक स्केट स्प्रिंग पर ही हुआ था। तो अगर मूफैन जिंदा होगा तो वो उन्हें सेफ जोन में ले आएंगे। लेकिन अब मूफैन के फादर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मुंह से कहते हैं कि या तो तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ या फिर मेरे साथ चुपचाप चलो। तो अब वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। यहाँ स्कूल में हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स अब स्कूल के अंदर भी एंटर कर चुके थे। सभी स्टूडेंट्स बहुत डर चुके थे, मगर फिर भी वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वैसे इस बीच कई सारे स्टूडेंट्स मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर अब वो स्टूडेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे अब वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। साथ ही इसके बाद अब वो वहाँ से निकलकर कूल सीडिंग की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं कि जो पर इस बीच हम देखते हैं एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा था। तभी वहाँ पर जैंग आता है और उसे बचा लेता है। लेकिन अब जब वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर आए थे, वहाँ पर एक मॉन्स्टर ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ जैंग पर हमला कर देता है। अब वो उसे किल करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मूफैन आ जाता है और उसके बाद जैंग और मूफैन मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सभी लोग स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ टीचर्स भी थे, मगर अभी मूफैन और जैंग यहाँ नहीं आए थे। ये लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि इन्हें किस तरह से सेफ जोन की तरफ निकलना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और सब टीचर्स को इन स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करनी होगी। अब बहुत देर डिस्कस करने के बाद डिसाइड होता है कि वो दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप होगा जिसमें ज्यादा मेंबर्स होंगे और वो यहाँ से सेफ जोन की तरफ निकलेंगे। दूसरा ग्रुप होगा जो पहले आगे जाएगा और उन मॉन्स्टर्स पर नजर रखेगा कि कहीं कोई मॉन्स्टर मेन ग्रुप के रास्ते में तो नहीं है। अब तभी वहाँ पर मूफैन जैंग आते हैं और उनकी ये बात सुन लेते हैं। अब मूफैन जैंग से कहता है कि हमें मॉन्स्टर्स पर नजर रखने वाले ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े ग्रुप में गए तो वो खुद ही अपने आप उन मॉन्स्टर्स को अटैक करने का काम करेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब बाकी सभी लोग यहाँ मूफैन को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद जाग उठी थी कि अब वो सेफली जोन में जा पाएंगे। इस बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मिस्टर यांग भी एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और वह भी सिटी के अंदर सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जा चुके थे। यहाँ उन्हें लेन मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि उसने स्केट स्प्रिंग की वाटर को कलेक्ट कर एक बोतल में मूफैन को दे दिया। इस चीज पर मिस्टर यांग कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच सकता कि असल में वो स्केट स्प्रिंग वाटर एक मामूली हाई स्कूल लड़की के पास होगा। लेकिन अब वह जानते थे कि मूफैन अकेले इतने सारे मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता, इसलिए अब वो भी सिटी में मूफैन की तरफ निकल पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मू निंगजू और मू फैमिली के लीडर दोनों ही उस सेफ जोन के पास पहुंच चुके थे, जो कि एक पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ था। अभी यहाँ पहुंचकर निंगजू वहाँ के गार्ड से पूछते हैं कि क्या कोई भी मैजिक स्कूल का स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचा है। तो इस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि नहीं, वहाँ से अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया। अभी बात सुनकर मू निंगजू को मूफैन की थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। दूसरी तरफ मूफैन का ग्रुप निकल चुका था। अब रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है और वहाँ फैसला करते हैं कि उनकी ग्रुप में जिसके पास स्पीड ज्यादा होगी वो पहले जाएगा, जिससे वो
आगे के मॉन्स्टर्स को देखते जाए और अब जैंग भी उनमें से एक था। दूसरी तरफ मू फैन का ग्रुप निकल चुका था। अब रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है और वह फैसला करता है कि उसके ग्रुप में, इसलिए अब वो उसे जाने से पहले किसी बात के लिए रोकती है। लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ ग्रुप का ही मेंबर यानी कि एक स्टूडेंट पर एक मॉन्स्टर अटैक कर उसे मार देता है। अभी यहाँ मू फैन और टीचर साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उनके ग्रुप का एक मेंबर मारा जा चुका था। इस चीज के लिए टीचर सभी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि यह मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उस पर नजर नहीं रखी। लेकिन इस पर मू फैन कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, हम वीक हैं इसलिए इस तरीके से मारे जा रहे हैं। अब टीचर उसे पूछते हैं कि इस तरह की ब्रूटल सिचुएशन में तुम इतने शांत कैसे हो? तो इस पर मू फैन कहता है कि मैं करीब 2 साल से मॉन्स्टर हंटर की ग्रुप में ज्वाइनिंग करे हुए हूँ और इसमें मुझे ऐसी कई सिचुएशन का सामना करना पड़ा था जिस कारण से मैं इतना शांत हूँ। वैसे कुछ सिचुएशंस में मुझे भी डर लगता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शांत ही रहूँ। इसके बाद अब जैंग आगे जाकर पता लगता है कि 3 वन आई वुल्फ उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बाद मू फैन सभी को प्लान बताता है। वो कहता है कि एक मॉन्स्टर को वो और जैंग देख लेंगे अपनी स्पीड की हेल्प से और दूसरे को वो मू बाइक के ऊपर छोड़ते हैं और तीसरे वाले को बाइक ग्रुप मेंबर संभालेंगे। अब सभी को प्लान पसंद आ गया था इसलिए वो सभी मू फैन का ऑर्डर मानने भी लगे थे। अब इस प्लान को फॉलो करना था मगर इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और ये गलती ये थी कि उन्होंने उन बीस्ट्स को बहुत कमजोर समझ लिया था। यहाँ जैंग अभी उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, तभी वो उसकी आंख को देख के डर जाता है और इस चीज में भागते हुए और इस चीज से उसे बहुत ज्यादा गंभीर चोट आ गई थी। दूसरी तरफ मू बाई भी अपनी पावर का यूज तो कर रहा था लेकिन वो अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि उस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक डैमेज कर पाए, इसलिए अब वो और उसके वो दोस्त वापस ग्रुप की तरफ भागते हैं। अब यहाँ से वो तीसरा मॉन्स्टर था, वह अभी तीसरे ग्रुप से लड़ रहा था जहाँ मू फैन ऑलरेडी उसे रोक रहा था, इसलिए इस ग्रुप की हालत फिर भी थोड़ी सी ठीक थी। वैसे अब वहाँ पहले मॉन्स्टर की तरफ अभी जैंग सोच रहा था कि उसे भी मू फैन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है और उसे भी किसी पर बोझ ना बनकर सभी की जान बचानी है। वैसे वो सोचता है कि अगर वह यहाँ से लौट कर ग्रुप के पास जाता है तो इससे ग्रुप पर और ज्यादा बड़ा खतरा आएगा और यह सोचकर वो अभी जैंग अपने मैजिक पावर के 3rd लेवल को अनलॉक कर लेता है और अब फर्स्ट टाइम वो उस पावर का यूज उस मॉन्स्टर पर करता है। वैसे वो भी इस चीज को देखकर शॉक था मगर अब उसे और ज्यादा चोट लग चुकी थी, साथ ही उसे चिंता हो पाए उसने उस मॉन्स्टर को तो इतना डैमेज पहुंचा दिया था। अब यहाँ ग्रुप के पास आने के बाद वो उन्हें बताता है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पर मू बाई और उसके दोस्त भी आ चुके थे, साथ ही उनके साथ वो बीस्ट मॉन्स्टर भी भागते हुए आ रहे थे। तो अब मू फैन उस मॉन्स्टर को देखकर अपनी लाइटनिंग और फायर मैजिक पावर का यूज एक साथ करता है जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही रोक पा रहा था। अब ये चीज देखकर मू बाई बहुत शॉक हो गया था, वह यही सोच रहा था कि क्या सच में मू फैन इतना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम मू फैन के फादर को देखते हैं। यहाँ पर उनकी गाड़ी अभी पंचर हो चुकी थी और अब वो उसके टायर को बदल रहे थे। वैसे तो अभी मू है गाड़ी में बैठे हुए थे इसलिए मू फैन के डैड उनसे हेल्प मांगते हैं मगर अब वो देखते हैं कि अचानक से मू है गाड़ी में नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो कहीं गायब हो चुके थे। अब यहाँ वापस आने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मू फैन से बहुत ज्यादा शॉक थे और कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मगर इस पर मू फैन कहता है कि नहीं, मैं उस मॉन्स्टर को अकेले इस कारण से हरा पाया क्योंकि मू बाई की ताकत ने उसे पहले ही स्लो कर दिया था। और अब मू फैन ये बात बताता है कि हम सभी की पावर हमें एक मकसद से दी जाती है और गॉड जानते कि हमारे लिए क्या सही होगा, इसलिए हमें उन पावर्स को एक साथ मिलकर यूज करना होगा, तभी उन मॉन्स्टर्स को हरा पाएंगे। और अभी तक हम सिर्फ रैट मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं मगर उन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होते हैं, साथ ही यह उनसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब मू फैन मू बाई से कहता है कि तुम्हारा टैलेंट बाकी सभी से ज्यादा काम का है, इसलिए तुमने अपनी पावर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए हमें तुम्हारे टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मगर इस पर मू बाई का दोस्त कहता है कि तुम बस बाई को यूज करना चाहते हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी जैंग अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। अब उनके टीचर उसे चेक करने के बाद बताते हैं कि जैंग को बहुत ज्यादा चोट आई है और हम बैंडेज लगाकर या फिर उसके घाव को फायर मैजिक से बर्न कर भी उसे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि अभी सबसे जरूरी उसके खून को बहने से रोकना है, जिसके लिए हमें खास मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उसके टीचर उन्हें बताते हैं कि यहीं के पास में एक मेडिकल स्टोर भी है मगर वहाँ जाना उन सभी के लिए पॉसिबल नहीं था। अब मू फैन कहता है कि वो वहाँ जाएगा और मेडिसिन लेकर आएगा, लेकिन तभी जैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन इस पर मू फैन कहता है कि नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है और वैसे भी तुम्हें अपना विंड पावर से टीम को लीड भी करना है। अब इतना कहकर मू फैन वहाँ से मेडिकल स्टोर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ अभी ग्रुप वाले सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। वैसे तो उन्हें कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं मिल रहे थे लेकिन फिर भी वो बहुत देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी मू बाई नोटिस करता है कि सामने मॉन्स्टर्स हैं और अब जब वो थोड़े आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन सभी ने ऐसे मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे थे। वैसे उन्हें थ्रोन फेस मॉन्स्टर्स कहा जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो
जो कि जा रही थी, तभी उसे एक बच्चा मिलता है जिस पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे। तो अब वहाँ उन मॉन्स्टर्स को रोकती है, मगर वहाँ और मॉन्स्टर्स आने लगे थे। तभी वहाँ पर एक मिलिट्री से इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं जो कि इसे बचा लेते हैं। अब वैसे तो वह चीज देखकर शॉक थे कि आखिर वो ये इंस्ट्रक्टर उस मॉन्स्टर पर कैसे बैठे हुए हैं, पर अभी वो सिर्फ काम की बात करती है। वो उनसे मूवफैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी उस स्केल्ड स्प्रिंग के वाटर को प्रोटेक्ट करना है। इस तरफ मूवफैन अभी उस मेडिकल स्टोर पर पहुंच चुका था जहां पर उसे एक नॉर्मल मॉन्स्टर मिलता है, लेकिन तभी वो उसे बड़े से वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर को देखता है जो कि छोटे मॉन्स्टर को खा रहा था। मगर अब उसे देखकर एक बार तो मूवफैन भी डर गया था, क्योंकि अभी तक उसने कभी इस वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर से फाइट नहीं की है। यहाँ ग्रुप की तरफ हम देखते हैं कि मूबाई और उसका दोस्त आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे, मगर अभी जो उन्हें रोकती है और कहती है कि हमें मूवफैन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि वॉरियर लेवल मॉन्स्टर के सामने कोई नहीं टिक सकता, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो बच पाएगा। और वैसे भी वो तो यही चाहता था कि हम जिंदा रहें, इसलिए हमें सेफ जोन की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने मूवफैन आ जाता है जो कि वो मेडिसिन ले आया था, और अब मेडिसिन का यूज करते ही जैंग की सारी चोट ठीक होने लगी थी। और अब जैंग मूवफैन को थैंक्स कहता है और उसके बाद वह लोग फिर से आगे बढ़ने लगे थे। अब हम दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो कि अभी उसी डायरेक्शन में उनके पीछे आ रहे थे। तो वो ग्रुप यहाँ पर देखता है कि कई सारे मॉन्स्टर मरे पड़े हैं। वो ये समझ जाते हैं कि यह काम पहले ग्रुप का ही है। वैसे इसका साफ मतलब ये था कि वो इनका रास्ता साफ कर रहे थे, मगर तभी उन्हीं की एक दोस्त की बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो सब बहुत दुखी होते हैं। यहाँ मूवफैन का ग्रुप सेफ जोन के बहुत पास पहुंच चुका था। सामने ही वह सेफ जोन का बैरियर उन्हें दिख रहा था और अब वो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है। लेकिन जब वो उस पर अटैक करने वाले थे तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो इंस्ट्रक्टर का बीस्ट है, और इंस्ट्रक्टर भी वहीं पर थे। अब उन्हें देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि प्लीज आप आगे का रास्ता गार्ड कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी दोस्त को चोट लगे। लेकिन इंस्ट्रक्टर यंग इनसे कहते हैं कि वह सिर्फ यहाँ पर मूवफैन के लिए आए हैं। अब मूवफैन भी ये बात सुनकर शॉक था। तभी इंस्ट्रक्टर यंग उसके एक स्केट स्प्रिंग वाटर की बोतल मांगते हैं और कहते हैं कि वह मिलिट्री के पास ही रहेंगे। मगर अब मूवफैन को भी उन पर थोड़ा शक होने लगा था। वो कहता है कि ये मेरे पास भी शेफ है, मैं खुद ही कमांडर कॉन्ग को ये दे दूंगा। मगर अब इंस्ट्रक्टर यंग अपनी असलियत शो करते हुए कहते हैं कि देखो, मैं पहले ही कई लोगों को रास्ते में मारते हुए आ रहा हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम भी मारे जाओगे, इसलिए शांति से बोतल मुझे दे दो। अब हम बॉर्डर के पास आते हैं जहाँ पर कमांडर कॉन्ग और उनके सभी सोल्जर्स अभी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कमांडर कॉन्ग को उनका एक सोल्जर बताता है कि उनके कुछ सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। मगर जब उन्होंने और उन सोल्जर्स की बॉडी को देखा तो उन्हें पता चला कि किसी मामूली मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि किसी दूसरे पेट मॉन्स्टर ने मारा है। अब इस चीज का पता चलते ही कमांडर सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि पूरी सिटी में सिर्फ एक ही ऐसा आदमी है जिसके पास असल में एक पेट मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग सक्सेसफुली सिटी से यहाँ सेफ जोन में आ चुके थे, जिनमें मू फैमिली की वो लीडर और उनकी बेटी मतलब मू निंगजू भी थी। अब यहाँ पर आकर वो दोनों ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। तभी कुछ सोल्जर्स से निंगजू को पता चलता है कि सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि कई सारे लोग अभी तक यहाँ पर नहीं लौटे हैं। और जब निंगजू पूछती है तो उसे भी पता चलता है कि अभी तक मूफैन और उसकी क्लास वाले यहाँ पर नहीं आए। वह तुरंत ही मूफैन को ढूंढने के लिए जाने लगी थी, मगर तभी उसके डैड उसे रोकते हैं। पर अब निंगजू कहती है कि वो इस तरह से हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, उसे जाना ही होगा क्योंकि उसे बचाना है। लेकिन इस पर उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ से नहीं जाने दे सकता। और अब वो उसे वहीं रोक लेते हैं और कुछ उन सोल्जर्स को भी उस पर नजर रखने को कहते हैं। अब दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि मूफैन के पास जहाँ सभी को ये चीज पता चल चुकी थी कि इंस्ट्रक्टर यंग असल में ब्लैक क्यूरो के लोगों के साथ मिला हुआ है, और वो भी अभी तक सिर्फ इन लोगों को धोखा दे रहे थे। और यहाँ इंस्ट्रक्टर मूफैन से कह रहे थे कि तुम लोगों को पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, लेकिन एक बार सोचो कि अगर मैं तुम सबको मार दूं तो तुम ये बात किसी को भी नहीं बता पाओगे। अब इतना सुनकर मूफैन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग पीछे रहो, लेकिन तभी यांग उससे बोलता है कि तुम इन सब के साथ खुद की जान भी बचा सकते हो अगर तुम मुझे वो स्केट स्प्रिंग लिक्विड दे देते हो। मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। अब मूफैन उससे कहता है कि उसे पहले शक था कि इंस्ट्रक्टर यांग उन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब जिस चीज पर यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तो इस पर मूफैन बताता है कि जब मैं उस दिन स्कूल की तरफ से आर्मी कैंप पे आया था तभी वहाँ पर मेरे ऊपर तुम्हारे ही मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जो कि कोई गलती नहीं थी। अब इंस्ट्रक्टर यांग समझ चुका था कि मूफैन उसे इतनी आसानी से वो स्केट स्प्रिंग का लिक्विड उसे नहीं देगा, इसलिए अब वो अपने बीस को सामने कर मूफैन पर हमला करने लगता है। यह खास तरीके का मॉन्स्टर बिल्कुल यूरियो की हर मेंबर के पास होता है। अब मूफैन इनसे तो लड़ रहा था, तभी वो यांग का पेट मॉन्स्टर मूफैन के ऊपर अटैक कर देता है और मूफैन को अपने
अपने पंजों के नीचे फंसा लेता है। अब ये चीज देख जैंग बहुत शॉक था और उसका ध्यान अभी सिर्फ मू फैन पर था। तभी एक मॉन्स्टर जैंग की तरफ अटैक कर देता है। वैसे तभी जैंग का ध्यान उस मॉन्स्टर पर नहीं था, लेकिन तभी कोई भी बीच में आकर उसे बचा लेता है। मगर अब वो लोग देखते हैं कि जैंग की जान और किसी ने नहीं बल्कि यूए ने ही बचाई है। मगर जैंग की जान बचाने के चक्कर में यूए को वो अटैक लग चुका था। अब उसे इतनी ज्यादा चोट आई थी कि उसके बचने के चांस भी कम थे। अब वाई यहाँ पर सिचुएशन संभाल लेता है और जैंग सीधा ही यूए के पास आ जाता है। यहाँ जैंग इमोशनल हो गया था, लेकिन यूए उसे कहती है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिससे मैंने सच्ची मन से दोस्ती की थी और आज मैं बहुत खुश हूँ जो मैं तुम्हारी जान बचा पाई। मगर इन बातों से अब जैंग को और ज्यादा बुरा लग रहा था। वह उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन अब यूं कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, मगर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो अब इतना कहकर यू भी वहाँ दम तोड़ देती है और इस चीज में जैंग को बहुत तेज झटका लगता है। वो वहीं पर बैठ जाता है। अभी यहाँ पर मूफैन अभी उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे फंसा हुआ था। अब इंस्ट्रक्टर यांग उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बाकी सभी को जिंदा छोड़ दूं तो चुपचाप मेरी बात मान लो। लेकिन अब मूफैन गुस्सा होकर अपने सभी स्टार्स को रीअरेंज करता है, जिसके बाद अब वो अपनी पावर को यूज करता है और उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे से बाहर आ जाता है। अब इस पर यांग कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे लगा नहीं था कि तुम इससे बच पाओगे, लेकिन ये बात तो तुम भी जानते हो कि जब तक तुम मुझे ये केड स्प्रिंग वाटर नहीं दोगे तब तक तुम्हारे दोस्त ही इस तरह से मरते जाएंगे। तो अब इतना सुनकर मूफैन अपने पास से वो बोतल निकाल लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें यही चाहिए। तो इस पर इंस्ट्रक्टर यांग हाँ करता है, पर इसके बाद अब मूफैन उसे खुद ही पी जाता है। लेकिन अब उसके ऐसे बर्ताव को देखकर उसके सभी दोस्त और टीचर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर यांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वह कहता है कि आखिर तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, जिस पर मूफैन उससे कहता है कि सिंपल सी बात है, अब तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करोगे क्योंकि उनसे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हें वो स्प्रिंग का वाटर मिल नहीं सकता। अब इसके बाद अब इंस्ट्रक्टर को और ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वह अपने सभी बीस्ट को एक साथ मूफैन के ऊपर अटैक करने को भेज देता है और फिर मूफैन भी पहले अपनी लाइटनिंग पावर का यूज कर उसके बीस्ट को रोकने की कोशिश करने लगा था, मगर अब वो बीस्ट बहुत ज्यादा तेज थे। तभी जो सभी से कहता है कि हमें भी फाइट कर इन बीस्ट को रोकना चाहिए, जिससे मूफैन को भी और टाइम मिलेगा और वह उस इंस्ट्रक्टर को रोक पाएगा। तब उसकी बात मानकर बाकी सब भी उन बीस्ट से लड़ने लगे थे और अब प्लान के मुताबिक चलने से वो उस बीस्ट पर भी भारी पड़ने लगे थे और अब इंस्ट्रक्टर का ध्यान जो कि बाई पर चला गया था, मगर अब वो सोचता है कि उसे पहले मूफैन को हराना होगा, तभी इनसे लड़ने का फायदा है। मगर अब उसका ध्यान नहीं था। इतने में ही मूफैन अपनी पावर को कंसंट्रेट कर चुका था और अब वो सीधा ही उस बड़े से पेट बीस्ट पर कर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट बुरी तरह से घायल हो चुका था और मारा जाता है। मगर अब इंस्ट्रक्टर यांग इससे और ज्यादा गुस्से में लड़ाई स्टार्ट कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ टीचर अभी छुप कर ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वह उस इंस्ट्रक्टर को मार देंगे तो उसके बाद ये सभी बीस्ट अपने आप ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें इंस्ट्रक्टर ने ही समन किया था। लेकिन इंस्ट्रक्टर को पहले से ही पता था कि कोई ना कोई छुप कर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने पहले ही एक मॉन्स्टर को तैयार कर लिया था खुद की रक्षा करने के लिए। मगर तभी वहाँ पर मूबाई भी आ जाता है, जो कि सही टाइमिंग पर उस इंस्ट्रक्टर पर अटैक करता है और उस लड़ाई को यही खत्म कर देता है। वैसे वहीं हम देखते हैं कि अभी जैंग रो रहा था और साथ ही वो कह रहा था कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मूफैन की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। तभी वहाँ आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं और वो अभी इन्हीं के रेस्क्यू करने के लिए आए थे। अब वो देखते हैं कि वो यहाँ पहुँचने में देर कर चुके हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट पहले ही अपनी जान गंवा चुका है। और इसके बाद अब वो देखते हैं कि एक आर्मी मेंबर भी डेड पड़ा है, जिसे देखकर कहते हैं कि शायद इन्हें भी उन बीस्ट ने मार दिया। लेकिन मूफैन उन्हें बताता है कि उसे किसी बीस्ट ने नहीं मारा, बल्कि ये ही उन बीस्ट को यहाँ पर लाया था। असल में ये उस क्यूर या गैंग का मेंबर है। तो अब मूफैन की बात सुनकर वह सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर मूफैन उन्हें वहाँ ब्लैक वर्ल्ड दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, वो लोग सच कह रहे थे। मगर इसके बाद अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो आगे की बात सीधा सेफ जोन के अंदर पहुंचकर करेंगे, क्योंकि इस जगह पर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी साइड अभी सिटी के अंदर हम देखते हैं कि एक आर्मी की टोली अभी उस बड़े से कमांडर लेवल मॉन्स्टर पर नजर रखी हुई थी और अब वो लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे कि आखिर सिटी के अंदर ये और ज्यादा मॉन्स्टर्स कहां से आ रहे हैं, क्योंकि जो वुल्फ मॉन्स्टर थे उन्हें तो हम कब से मारते जा रहे हैं, लेकिन ये और ज्यादा मॉन्स्टर कैसे आते जा रहे हैं, जबकि बॉर्डर पर पहले ही आर्मी खड़ी हुई है उन मॉन्स्टर को हराने के लिए। अब पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये स्पेस समनिंग टेक्निक की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि ब्लैक यूरियो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही उसके पास इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि वो उस समनिंग टेक्निक का यूज कर सके। इसलिए अब वो फैसला करते हैं कि वो ये बात कमांडर को जाकर बताएंगे। मगर तभी वहाँ पर बहुत सारे कमांडर लेवल मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह
वजह से वो सभी भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पर मूफैन का ग्रुप उन सोल्जर्स के ग्रुप के साथ फाइनली सेफ जोन के अंदर आ जाते हैं। ये लोग पूरी तरह से सेफ थे। तभी टीचर और मूफैन को वहाँ कमांडर ऊपर बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। लेकिन यहाँ पर मूफैन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो पहले ही अपने ना जाने कितने दोस्तों को खो चुका है और साथ ही सिटी के भी कई लोगों को भी मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर बुलाकर कमांडर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इंस्ट्रक्टर यांग एक धोखेबाज है। तो इस पर मूफैन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, पर जब उसने मुझे वो स्केट स्प्रिंग वाटर मांगा तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ था और फिर उसने खुद ही अपनी आइडेंटिटी मुझे बता दी। अब इसके बाद कमांडर उससे कहते हैं कि देखो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मुझे वाटर भी दे सकते हो। लेकिन अब मूफैन उन्हें बताता है कि भरोसे की बात नहीं है, बल्कि मैं उसे ही पी चुका हूँ। अब यहाँ पर ये सुनकर जर्नल को बहुत ज्यादा खतरनाक वाला शौक लगता है और फिर वो गुस्सा भी हो जाते हैं और तुरंत ही मूफैन को पकड़ कर कहते हैं कि जल्दी उस लिक्विड को बाहर निकालो। दरअसल उन्हें उससे इतना गुस्सा आ रहा था कि इसके कारण से शर्मीला कर रहा था, क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी था। दरअसल वो उनके लिए नहीं बल्कि वो पूरी सिटी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस सेकंड स्प्रिंग में हर साल कुछ कल्टीवेटर्स को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और सिटी के प्रोटेक्शन में अपना हाथ बटाते हैं। लेकिन अब वह लिक्विड ना होने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो फ्यूचर में क्या करेंगे। मगर अब मूफैन उन्हें शांति से सोचने को बोलता है और फिर उनसे कहता है कि अगर मैं उसे नहीं पीता तो वो ब्लैक क्यूरिया के लोगों के हाथ में लग जाता, जो कि और ज्यादा खतरनाक बात हो सकती थी। और अब बाकी सोल्जर्स भी कमांडर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कमांडर उन लोगों की बात समझते हैं और सिचुएशन के हिसाब से अपने दिमाग को ठंडा कर लेते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स की टीम वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि सिटी के अंदर हमने कुछ बहुत सारे वन आई मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन ना जाने कैसे और ज्यादा मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं और उन्हें मारने में हमारे कई सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है। पर फिर भी हमें अभी तक इस चीज का कारण नहीं पता चला कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर हमने पहले ही सिक्योरिटी बढ़ा चुके हैं। तो अब इस चीज से कमांडर समझ जाते हैं कि शायद अब उन्हें उस बड़े मॉन्स्टर को हराना होगा, जो कि कमांडर लेवल का है, लेकिन उसे हराने की पावर किसी में नहीं है। इसलिए मूफैन उनसे कहता है कि आखिर हम क्या करेंगे, ये काम करेगा कौन। इस पर कमांडर कहते हैं कि मैं और कौन, मैं अभी एक कमांडर हूँ। और फिर सोल्जर बताते हैं कि हमारे कमांडर कॉन्ग लेवल 3 के मैजिशियन है, मतलब इसलिए बहुत चांस है कि ये उस बीस्ट मॉन्स्टर को हरा ही देंगे। अब इसके बाद कमांडर भी कहते हैं कि 50% चांस है कि मैं उसे हरा दूंगा। और अब वो मूफैन से और ज्यादा कल्टीवेट करने को और साथ ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने को कहते हैं, क्योंकि वैसे भी अब वो लिक्विड उसी के अंदर है। अब इसके बाद वो इतना कहकर वहाँ से उड़ जाते हैं। अब यहाँ सिटी के अंदर हम देखते हैं कि अभी मूफैन के डैड मूफैन को सिटी के अंदर ढूंढ रहे थे। वह धीरे धीरे हर एक मलबे को उठाकर चेक कर रहे थे कि क्या मूफैन वहाँ पर है, मगर तभी एक मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक कर देता है। जिसके बाद हम आ जाते हैं सीधा ही जैन के पास, जो कि अभी यूए की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ था। मगर उसके बाद अब वो खड़ा होता है और फैसला करता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसे हर किसी की जान बचानी होगी। यूए यही चाहती थी और यूए ने ही जैन की जान बचाई थी। अब वो फैसला कर लेता है कि आज के बाद कोई भी उसके लिए नहीं मरेगा, बल्कि वो अपनी जान को दूसरों की जान बचाने के लिए दांव पर लगाएगा। अभी यहाँ मूफैन छत पर खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर मो निंगजू आ जाती है और वो मूफैन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो ये चीज देखकर शॉक थे कि निंगजू ने सिर्फ एक मामूली स्कूल स्टूडेंट के लिए उसकी बात ना मानकर वहाँ से भागने की कोशिश की। पर फिर अब वो मूफैन को देखते हैं और वहाँ आकर कहते हैं कि तुम जैसे कायर लड़के मैंने आज तक नहीं देखे, जो अपने दोस्तों को भी छोड़कर यहाँ पर आ गया। मगर अब मूफैन कहता है कि तुम्हारे जैसा ही नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा था कि तुम रिसर्च नहीं कर पाए, तुम्हें नहीं पता कि अब मेरे कितने दोस्त मारे गए और अब इसके बाद एक आग बढ़ा रहे हो। लेकिन तभी निंगजू उसे रोक लेती है और अपने फादर को प्रोटेक्ट करती है। अब मूफैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी उसे भी अपने फादर की याद आ रही थी और वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था। वैसे अभी सिटी के अंदर हम देखते हैं कि जब वहाँ बीस्ट मूफैन के डैड पर अटैक करता है, तभी वहाँ पर लीना आ जाती है, जो कि उन्हें बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मूफैन कैंप की तरफ आया था, जहाँ उन सभी लोगों के नाम थे जो कि अभी बाहर से सेफ जोन के अंदर आए हैं। यहाँ पर मूफैन सभी के नाम चेक करता है, लेकिन उसमें उसके फादर का नाम या फिर उसके सिस्टर का नाम कहीं पर भी नहीं था, तो वो थोड़ा सा चिंता में था। तभी वहाँ पर दूसरे मास्टर आते हैं, जिनसे उसे पता चलता है कि अभी मास्टर टनल के थ्रू सेफ जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा टनल्स हैं और यहाँ सेफ जोन के अंदर भी उन टनल्स के बहुत सारे रास्ते हैं और उनके पास इतनी आर्मी नहीं है कि वहाँ पर हर जगह अपने सोल्जर्स को खड़ा कर सके। इसलिए अब उन्हें यही पता करना होगा कि आखिर मॉन्स्टर किस जगह से आ रहे हैं, जिससे कि वहाँ जाकर वो उन मॉन्स्टर को अंदर आने से रोक सके। लेकिन अब उन हजारों टनल्स में से एक टनल का पता लगाना बहुत मुश्किल था। मगर तभी मूफैन को याद आता है कि 2 साल पहले उसने जब हंटर ग्रुप ज्वाइन किया था, तभी उसने एक मॉन्स्टर को टनल के अंदर देखा था। तो वो समझ जाता है कि ये पूरी प्लानिंग करीब 2 साल पहले ही की जा रही थी। अब वो यही सोचकर
बहुत शौक था, लेकिन फिर वो आर्मी डैड से बात कर उनसे हंटर ग्रुप को बुलाने को कहता है और बताता है कि वो उन सभी के पहले भी काम कर चुका है और वो इस चीज में उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। अब वहाँ पर हंटर ग्रुप को बुलाया जाता है और यह हमारा मूवफैन उनसे कहता है कि उसे उन सभी टनल्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पर 1 साल पहले सबसे ज्यादा मॉन्स्टर पाए गए हो। लेकिन इस पर कैप्टन कहते हैं कि हाँ, कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने जितने मारे हैं उतने हमने पिछले 10 साल के भी नहीं मारे थे, और साथ ही हमने टनल के थ्रू भी हजारों मॉन्स्टर को मारा है। इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि सबसे ज्यादा मॉन्स्टर कहाँ मरे थे। लेकिन अब फिर वो कोशिश करते हैं, जिसके बाद मूवफैन की मदद से उन्हें बहुत ही जल्द उस जगह का पता लग जाता है, और वह जगह और कोई नहीं बल्कि मूवफैन के सिस्टर स्कूल के नीचे वाली टनल थी। अब इस चीज पर वो आर्मी के हेड बहुत शौक थे। अब वो फैसला करते हैं कि आर्मी और हंटर्स को एक साथ मिलाकर काम करना होगा, और अब वहाँ वो लोग वहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब मूवफैन वहाँ से निकलता है तो उसे अपने फादर वहाँ पर दिखते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर मूवफैन के फादर उसे बताते हैं कि उन पर सिटी के अंदर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आई और उसने उनकी जान बचाई। मगर तभी कुछ सोल्जर्स बताते हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि स्केट स्प्रिंग की इंचार्ज और रिसर्चर लिन थी, जिसने उन्हें बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। दरअसल हुआ ये था कि मूवफैन की डैड उस वक्त डर कर बेहोश हो गए थे, और फिर लिन ने अकेले ही उन मॉन्स्टर से फाइट की थी। वैसे भी बात जानकर मूवफैन सोचता है कि लिन ने अपनी जान गंवाकर उसका दिया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। अब ये बात जानकर मूवफैन के डैड बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, और वो हर चीज के लिए खुद को दोष दे रहे थे। साथ ही वो इस चीज पर दुखी थे कि उनकी बेटी जाया अभी सिटी के अंदर है, और वो सोच रहे थे कि वो वहाँ सेफ होगी कि नहीं। अब आर्मी और हंटर्स का ग्रुप एक साथ वहाँ सिटी की तरफ निकलने लगा था, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट और बाकी लोग बहुत शॉक हो रहे थे कि आखिर ये सच में इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाना मतलब सीधे सीधे मरना ही है। मगर अब तभी वह ज्यादा शौक तब होते हैं जब मूवफैन भी वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। अभी यहाँ पर मूवफैन के सभी दोस्त और उसके फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अभी मूवफैन के फादर मूवफैन से कहते हैं कि जाया का कोई भरोसा नहीं कि वो वहाँ पर बच पाई होगी कि नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी वहाँ पर जाओ और फिर मैं तुम्हें भी खो दूं। लेकिन इस पर मूवफैन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक रहूंगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अब यहाँ पर वो आर्मी के हेड मूवफैन से कहते हैं कि देखो, तुम हमारे साथ चल तो रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर हमारा काम करने जा रहे हैं। इस बीच हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पर मूवफैन कहता है कि बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे कुछ हेल्प की जरूरत नहीं। अब वो लोग मान जाते हैं और सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम उस जगह पर आते हैं जहाँ पर अभी मूवफैन की सिस्टर थी, और अभी वो पूरी तरह से सेफ थी, उसका मतलब उसे कुछ नहीं हुआ था। वैसे वहाँ पर कुछ लोग भी थे। यहाँ ग्रुप एक मॉल के अंदर छुपा हुआ था, और यहाँ पर ये सभी अपनी फैमिली से दूर होकर अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे, और उन्हें नहीं लग रहा था कि अब वो यहाँ से जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि कभी भी मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलकर सेफ जोन की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अब बाकी भी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि लेवल फ्लोर का अलार्म बज चुका है, तो ऐसे में हम यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मगर तभी वहाँ पर एक आदमी बताता है कि वहाँ पहले ड्रेनेज में काम कर चुका है और उसे सारी टनल्स के बारे में पता है, तो अगर वो लोग यहाँ से ड्रेनेज की सिस्टम का यूज कर चैम्बर्स के थ्रू निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अब उन लोगों को प्लान बहुत पसंद आता है और वहाँ निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहीं खड़ी एक लड़की बताती है कि यह लड़की चल नहीं सकती और ना ही कि हम वहाँ व्हील चेयर ले जा सकते हैं, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। लेकिन अब वह लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और खुद ही जाने की ज्यादा चिंता करके आगे बढ़ जाते हैं। मगर वो लड़की अभी वहाँ से नहीं जा रही थी, तो अब यहाँ पर जाया उससे कहती है कि तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम यहाँ रहोगी तो हम दोनों मरेंगे। और अब इतना कहकर वो अपने हाथ का ब्रेसलेट, जो कि मूवफैन ने उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था, और अब जाया उससे कहती है कि इसे अपने साथ लेकर जाओ, और अगर तुम्हें मेरा भाई कहीं पर मिले तो उसे दे देना। अब वो लड़की पहले तो जाया को खुद के कंधे पर उठाकर ले जाने को तैयार थी, लेकिन जाया के इतना कहने के बाद वो भी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। अब उन सभी के जाने के बाद जाया ये जानती थी कि यहाँ पर रुकना तो उसे थोड़ी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके मन में सच में एक भरोसा था कि उसका भाई आकर उसे जरूर बचाएगा। तो अब वो वहीं से कुछ हथियार उठा लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अभी कुछ मॉन्स्टर वहाँ आ सकते हैं। वैसे अब ये लोग भी सिटी के अंदर एंटर हो चुके थे। यहाँ पर ये सभी इस जगह को देखकर बहुत डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही कैप्टन का नेचर हमें पता चलता है, वो सभी से कहते हैं कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, अगर हमारी जान चली भी जाए तो हमें इस चीज का कोई दुख नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम सिटी को बचाने के लिए हमारी जान दांव पर लगा रहे हैं, इसलिए इससे ज्यादा प्राउड की बात और क्या ही हो सकती है। और वैसे भी अगर हम मरते भी हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। वैसे यहाँ पर अभी मूवफैन सोच रहा था कि उसे कुछ भी कर जल्द से जल्द अपनी
सिस्टर को ढूंढना होगा और उसे सेफ जोन में छोड़कर आना होगा। अब वो लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी उनके रास्ते में एक रुकावट आ जाती है, जिसके कारण उन्हें गाड़ी रोककर पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर हम उनके ग्रुप के एक मेंबर को देखते हैं जो कि विंड एलिमेंट का यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि जो आर्मी हेड है उनके पास आइस मैजिक की पावर है, जिसे देखकर मूवफैन थोड़ा शॉक था। दरअसल आर्मी हेड अपनी पावर को इस तरह से यूज कर रहे हैं जिससे वो सभी बड़े बड़े बीस्ट जमकर वहीं खत्म होते जा रहे थे, और साथ ही इस सब में बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, जिससे कि दूसरे मॉन्स्टर को भी उनका पता नहीं चलता। अब कैप्टन बताते हैं कि इस तरह से अपने मैजिक को यूज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मगर मूवफैन अभी सोच रहा था कि इस मिस टैंक की दी हुई बुक से वो ज्यादा इंकेंटेशन के बगैर ही मिड टायर का मैजिक यूज कर सकता है। ये उसके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। बस अभी उसे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, फिर वो मिड टायर के मैजिक को सही तरीके से यूज कर पाएगा। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर वह उसे बचाने ही वाले थे, लेकिन तभी आर्मी के हेड उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वहाँ पर सिर्फ टनल्स को ब्लॉक करने के लिए आए हैं। ये उनका कोई रेस्क्यू मिशन नहीं चल रहा, इसलिए उन्हें जाने की परमिशन नहीं है। बस यहाँ पर मूवफैन ही था जो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए आया था, इसलिए आर्मी के हेड उसे ऑर्डर नहीं दे सकते थे। अब वो देखते हैं कि सामने एक चैम्बर के अंदर से वो मॉल में काम करने वाला बहुत बुरी हालत में बाहर निकल रहा था, साथ ही वो मारा जा चुका था। अब उसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि लोग इस चैम्बर के अंदर से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो सबसे बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि असल में वही से सभी बीस्ट आ रहे हैं। इसके बाद अब वो ड्रेन्स लाइन को सर्च करते हैं, क्योंकि वहाँ पर शायद कोई ना कोई तो बचा हो सकता है। वैसे भले ही वो रेस्क्यू मिशन पर नहीं आए, मगर इस तरह से किसी को छोड़कर जाना गलत होगा। अब यहाँ बाहर मूवफैन एक लड़की को देखता है जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो कि उसने अपनी बहन को दिया था। अभी उसने इस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो अंदर से कांपने लगता है, मगर जब वो उसके पास जाता है तो उसे थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन वो उस लड़की के लिए भी दुखी था, मगर अब वो उस ब्रेसलेट को देखकर पूरी तरह से पहचान गया था कि वो ब्रेसलेट उसकी बहन का ही है। अब वो अपनी टीम मेंबर को इस बारे में बताता है, तो उसकी टीम मेंबर उसे बताते हैं कि जिस आदमी को हमने अभी अभी चैम्बर के पास देखा वो असल में सिटी मॉल्स में काम करता है, क्योंकि वो वही की ड्रेस पहने हुए था और बाकी सब अभी उसी के साथ आए थे। साथ ही वो ड्रेन्स लाइन में उसी तरफ को जाती है, तो हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर भी अभी वहीं हो। अभी सुनकर मूवफैन तुरंत ही अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर ये लोग भी प्रे कर रहे थे कि उसकी बहन ठीक हो। अब इसके बाद हम जाया को देखते हैं जो कि अभी उस मॉल के अंदर छुपी हुई थी, मगर यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट ऑलरेडी आ चुके थे। अब एक बीस्ट उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन तभी जाया सही वक्त पर छुप गई थी, जिससे वो बीस्ट उसे नहीं देख पाया था। दूसरी तरफ हम वहाँ कुछ दूर और लोगों को देखते हैं। ये दोनों ब्लैक क्यूरी के मेंबर है। अभी ये यहाँ पर इसलिए बैठे इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे जानते हैं कि सब लोग अभी टनल्स बंद करने यहाँ आए हैं, तो अब प्लान के मुताबिक इन्हें अभी उनसे लड़कर उन्हें हराना है। मगर ये अभी उन पर अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वो सभी लोग वहाँ थोड़े दूर हैं और अभी वो पूरे रिसर्च कर रहे हैं, वो पूरे रिचार्ज है, इसलिए उनसे फाइट करना है। तो पहले उन सभी को थोड़ा थकना होगा। अब एक मेंबर जो कि मास्क पहने हुए था, उसकी नजर मूवफैन पर पड़ती है, तो वह सीधा ही उसकी तरफ जाने लगता है। वैसे वो दूसरे से कहता है कि ये ऑलरेडी अकेला है और इसे हराने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर मूवफैन उस मॉल के बिल्कुल पास आ चुका था, पर अब कुछ मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक कर दिया था। मगर यहाँ पर अचानक से वो ब्लैक कुरियर का आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो अब मूवफैन उसे नहीं पहचान रहा था, मगर अब वो आदमी अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि असल में वो तो मुआंग है, मगर अभी उसके फेस पर जलने के निशान थे, बल्कि उसका आधा फेस ही जला हुआ था, जो कि उसे ब्लैक क्यूरिया की तरफ से सजा मिली थी अपनी फाइट जीत ना पाने की वजह से, और साथ ही अपना मिशन मतलब ये उस स्केट स्प्रिंग के वाटर को ना ले जाने की वजह से। अभी यहाँ पर आकर वो मूवफैन से लड़ने की बात करता है, तो इस पर मूवफैन कहता है कि तुम मुझे पहले भी नहीं हरा पाए थे और तुम तो अब कैसे हराओगे? लेकिन इस पर मुआंग कहता है कि तब मैं सबके सामने फाइट कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं हरा पाया, और ये मत सोचो सिर्फ तुम्हारे पास ही सीक्रेट टैलेंट है। और अब इतना कहकर अब वो ब्लैक क्यूरिया के खास ब्लड का यूज कर वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे दो तरीकों के टैलेंट भी इसके सामने कुछ नहीं है। अब मूवफैन टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से भाग जाता है और मुआंग भी अभी उसके पीछे आने वाला था, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल उसके दूसरे साथी का था। वो ऐसे बताता है कि मिलिट्री कमांडर भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो सब जाइंट मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी खबर की बाकी सभी हंटर ग्रुप वाले अभी स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा। वैसे भी मुआंग यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन ब्लैक यूरिया का ऑर्डर ना मानने की सजा वो पहले भी जान चुका है, इसलिए अब उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब यहाँ पर मूवफैन भाग रहा था, तभी वहाँ एक सिक्योरिटी रूम में पहुँचता है। वैसे भी वो सोच रहा था कि अगर इस मॉन्स्टर को हराना है तो उसके लिए उसे मिड टायर का मैजिक यूज करना होगा, जो कि अभी तक उसे नहीं आया है। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि ये सिक्योरिटी रूम है जहाँ हर तरफ
तरफ के कैमरे का विजन टेलीविजन पर दिख रहा है। अब वो एक कमरे में अपनी सिस्टर को देखता है और बहुत शॉक हो जाता है। दरअसल जाया अभी रेफ्रिजरेटर में छुपी हुई थी। अब यहाँ पर मूफैन की हिम्मत टूट रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन मॉन्स्टर्स को कैसे हराए। लेकिन उसकी सिस्टर को देखकर उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि उसकी सिस्टर को अभी पूरा भरोसा था कि उसका भाई उसे बचाने आएगा। वैसे देखा जाए तो जाया सच में बहुत ज्यादा समझदार है क्योंकि अभी वह रेफ्रिजरेटर में इसलिए छुपी थी क्योंकि ये मॉन्स्टर की आंखें उतनी पावरफुल नहीं कि वो किसी भी ह्यूमन को देख पाए। इसलिए सभी मॉन्स्टर ह्यूमन बॉडी की हीट का यूज करते हैं उनका पता लगाने के लिए। इसलिए वो रेफ्रिजरेटर में छुपी हुई थी जिससे कि वो कभी उसे ढूंढ ना पाए। अब मूफैन मोटिवेट होकर फैसला करता है कि उसे किसी तरीके से मिड टायर का मैजिक यूज करना होगा और अब इसके बाद वो अपने सभी टार को रीअरेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका पेंडेंट अचानक से ग्लो करने लगता है जिसे देखकर मूफैन कहता है कि कहीं इसने केट स्प्रिंग के वाटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया। अब इसके बाद वो मिड टायर मैजिक को भी यूज कर पा रहा था। वैसे अभी वो मिड टायर के मैजिक के लेवल पर नहीं पहुंचा है। असल में मिस टैंक की इस खास बुक के कारण ही वो बिना उस लेवल तक पहुंचेगा। अपने टैलेंट के कारण उस मैजिक का यूज कर पा रहा है। अब वो यहाँ मौजूद सभी बीस्ट को मारकर सीधा ही अपने सिस्टर की तरफ जाता है। वहाँ पर उसकी सिस्टर के ऊपर भी कुछ बीस्ट ने अटैक कर दिया था लेकिन वो थोड़ी समझदारी से खुद को बचा लेती है। अब वो एक बड़े से शेल्फ के नीचे छुप गई थी। तभी वहाँ भी कुछ बीस्ट आ जाते हैं लेकिन इसी वक्त वहाँ पर मूफैन आ जाता है और अपनी फायर पावर का यूज कर उन बीस्ट को मार देता है। अब जैसे ही जाया अपने ब्रदर को देखती है तो वो खुश हो जाती है लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अब मूफैन देखता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है क्योंकि वह रेफ्रिजरेटर में छुपी हुई थी। इसलिए अब वो अपनी फायर फ्लेम्स का यूज कर उसे हील करता है और फिर जाया को होश आ जाता है। अब वो बहुत खुश थी पर फिर मूफैन उसे उसका ब्रेसलेट देता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब बाहर आने के बाद जाया नोटिस करती है कि वह सभी बीस्ट मूफैन को देखकर उससे दूर भाग रहे थे और फिर वो इसका कारण पूछती है। तो इस पर मूफैन उसे बताता है कि ये बीस्ट जानते हैं कि अगर वो मेरे पास आएंगे तो मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर जाया उससे पूछते कि क्या तुम मिड टायर का मैजिक यूज कर पा रहे हो। तो इस पर मूफैन कहता है कि नहीं, दरअसल मेरे पास एक बुक है जो कि मुझे मिस टैंग ने दी है। उसकी मदद से वो अभी वो पावर यूज कर पा रहा है मगर अभी तक मैं मिड टायर का मैजिक खुद पूरी तरह से यूज नहीं कर सकता। वैसे सच में वो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। अब वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर आकर मूफैन उसे बताता है कि ये भी तो नॉर्मल है इसलिए ये मुझसे डर रहे हैं लेकिन अभी भी सिटी के अंदर कुछ वॉरियर लेवल के भी बीस्ट है जो कि बहुत पावरफुल है और मुझे भी डाउट है कि मैं शायद अभी उन्हें नहीं हरा पाऊंगा। मगर अब फैसला करते हैं कि उसे अभी स्कूल जाना होगा वहाँ की टनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अब वो देखता है कि उसे तो बहुत सीरियस चोट आई है कारण से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मगर तभी जाया उसे अपनी हीलिंग पावर से हील कर देती है। अब उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर भी तो उसी तरह की एक मैजिशियन है और उसके पास हीलिंग पावर है। वैसे वो उस पूरी सिटी में इकलौती ऐसी लड़की है जिसके पास हीलिंग पावर है। अब मूफैन इस बात से बहुत खुश था और इसके बाद अब वो वहाँ से निकलने वाला था। अब मूफैन उसे बताता है कि वह अभी उसे सेफ जोन ले जा रहा है क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत लोग हैं जिनको अभी हीलिंग की जरूरत है। लेकिन अब जाया इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वह भी मूफैन के साथ जाकर इस टनल को डिस्ट्रॉय करने में उसकी मदद करना चाहती थी। अब मूफैन तो इस चीज के लिए मना करता है और उसे समझाता भी है लेकिन अब उसकी बहन नहीं मान रही थी तो इस कारण से उसे भी हाँ करनी पड़ती है और फिर वो लोग एक बाइक पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम अभी हंटर ग्रुप को देखते हैं जो कि अभी स्कूल पहुंच चुका था। यहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि स्कूल स्टूडेंट ही थी और वह ना जाने कैसे यहाँ पर सरवाइव कर पाई। अब इस बारे में वो लोग भी सोचते हैं लेकिन अब वो उससे कुछ भी पूछते इससे पहले ही वहाँ पर कुछ बीस्ट अटैक कर देते हैं जिसके बाद अब वो अपनी पावर मिलाकर अटैक करने लगते हैं मगर अभी भी वो उस टनल को ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे और अब वहाँ पर और ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं। अब इसके बाद हम मुआंग और उसकी साथी को देखते हैं। यहाँ मुआंग कह रहा था कि यही सही मौका है उन लोगों पर अटैक करने का और इसके बाद हम यहाँ मूफैन की तरफ आ जाते हैं जो कि अभी सेफ जोन की तरफ निकल रहा था और ये चीज देखकर उसकी बहन थोड़ी शॉक थी। वो उससे पूछते कि यहाँ रास्ता तो कहीं है, ये रास्ता तो कहीं और जाता है, हम तो स्कूल जा रहे थे ना। जिस पर मूफैन कहता है कि वो जाया की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मगर अब तभी उनके सामने एक वॉरियर लेवल का मॉन्स्टर आ जाता है। इसे देखकर मूफैन तुरंत अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से भागता है। फिर वो उसे बताता है कि वो पहले भी एक ऐसे बीस्ट को मार चुका है लेकिन उसको मारते मारते वो पूरी तरह से थक चुका था और हार भी सकता था मगर अब वो फिर से नहीं लड़ सकता क्योंकि अभी उसके साथ उसकी सिस्टर भी है। अब उसकी सिस्टर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम पहले ही पूरे स्टूडेंट्स की जान बचा चुके हो, तुमने कई मॉन्स्टर से फाइट कर समझदारी से उन सभी को रेस्क्यू किया। मगर अब मूफैन कहता है कि भले मैंने उनकी जान बचा ली लेकिन फिर भी उस चीज में मेरे कई दोस्त मारे गए। दूसरी तरफ हम अभी स्कूल में आ जाते हैं। अभी यहाँ हम देखते हैं कि हंटर ग्रुप अभी मॉन्स्टर से लड़ रहा था मगर अभी वो मॉन्स्टर्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ पर ब्लैक क्यूरियो का वो आदमी और मुआंग आ जाता है। अब उन लोगों ने भी मुआंग को पहचान लिया था तो अब उसे देखते ही आर्मी हेड कहते हैं कि मू फैमिली ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया लेकिन तुमने उसके सारे
किनारे की एक खराई पर पानी फेर दिया, मगर इस चीज से मुआंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर काम करता है और उन पर भारी पड़ने लगता है। अब मुआंग का वो साथी कहता है कि यहाँ पर लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। मगर अब उसे भागने से पहले ही पकड़ लिया जाता है और उसके बाद मुआंग अपनी बीस्ट बॉल का यूज करता है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब ये बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आर्मी वाले ग्रुप पर, जो कि अभी उस बड़े से कमांडर लेवल मॉन्स्टर के सामने आ चुका था और साथ ही अब यहाँ पर वो कमांडर लेवल मॉन्स्टर की अपनी पूरी बीस्ट आर्मी के साथ खड़ा हुआ था। दरअसल वह बहुत समझदार है, उसने पहले ही अपनी बीस्ट को माइंड कंट्रोल की मदद से यहाँ पर बुला लिया है और अब वो इन सभी सोल्जर्स से उन बीस्ट को लड़वा कर पहले ही उनकी एनर्जी को खत्म कर देगा, देन उसके लिए उन सभी लोगों को हराना और आसान हो जाएगा। अब आर्मी ग्रुप को ये चीज समझ आ चुकी थी, इसलिए वो अब कमांडर कॉन्ग को भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके बिना भी इन मामूली बीस्ट को हरा सकते हैं। अब कमांडर कॉन्ग भी उन पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर बाहुबली वाला सीन देखने को मिलता है। कमांडर कॉन्ग आगे बढ़ जाते हैं और वो सभी सोल्जर से लड़कर उन बीस्ट को सामने से हटा रहे थे, जिसमें कई सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। मगर अब वो सोल्जर कमांडर कॉन्ग से कहते कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपको इसे हराना होगा। अब कमांडर कॉन्ग बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं और अब वो उस बीस्ट के सामने पहुंचते हैं। यहाँ पर कमांडर अपना जोडिया मैजिक का यूज कर रहे थे। ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसे दूर से ही देखा जा सकता था और रास्ते में मुंगफैन भी इसे देखकर शॉक था। साथ ही वो समझ जाते कि अटैक कमांडर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब इससे उसे टाइम मिल गया था वापस सेफ जोन में जाने का, मगर तभी उसकी सिस्टर कहती है कि हमें स्कूल की उस टनल को बंद करना होगा, वरना सेफ जोन में भी बीस्ट आ जाएंगे, इसलिए अभी हमें स्कूल में जाना चाहिए। तो अब मुंगफैन भी उसकी बात को मान लेता है और अब वो स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे अभी वहाँ की हालत ये थी कि थ्रोन लेवल के मॉन्स्टर ने उनके पूरे ग्रुप पर हमला कर दिया था और उन मॉन्स्टर को हराना इस पूरे ग्रुप की बस की बात नहीं थी। तभी वहाँ पर मुंगफैन आ जाता है। अब कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी हम इसे और देर तक यहीं रोकते हैं, तुम्हारा जीना जरूरी है, तुम्हें फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। मगर मुंगफैन कहता है कि हम अभी तक हारे नहीं है, जो आप ऐसी बात कर रहे हो, और वैसे भी ऐसी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब इतना कहकर वो अपने मिड टायर मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है और ये उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने बहुत घर तबाह कर दिए, मगर अब मैं तुम्हें और तबाही नहीं फैलाने दूंगा। और अब इतना कहकर वो अपनी पावर को यूज करता है, जिसके बाद वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ से सीधा सेफ जोन में भी इसकी एनर्जी का पता चल रहा था। मगर अभी मुंगफैन कहता है कि क्या सच में ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? और बस इसी के साथ ही सीजन 2 भी यहीं पर खत्म होता है।